Good morning, students. Welcome to Step Up Academy, the clear vision to study. And this is your chemistry teacher, Alka Godara. Let's start our chapter 2, the structure of atom today. The key to change is to let go of fear. यानी डर को भगाने के लिए क्या करना होगा, हमें खुद को बदलना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नए चैप्टर के साथ, विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ स्पेक्ट्रा, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह इनके बारे में पढ़ेंगे। आपको कुछ टर्म्स नई भी लगेंगी और ये चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है, तो हम धीरे धीरे अच्छे से समझते हुए चैप्टर को लेंगे, ठीक है। देखो पिछली क्लास में यानी पिछले चैप्टर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ मास, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसका कुछ मास होता है, दैट इज़ योर मैटर। और मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, यानी जिस मैटर को अगर हम डिवाइड करते जाएं और जो लास्ट पार्टिकल बचेगा जिसे हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज़ योर एटम। यानी बहुत सारे एटम मिलकर ही क्या बनाते हैं, मैटर को फॉर्म करते हैं। तो मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या होगा, आपका एटम होगा, ठीक है। तो ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, सॉर्ट ऑफ हाउ ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हाउसेज। जैसे घर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, अगर घर किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरह मैटर क्या होता है, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। देखो और एटम में क्या क्या होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। वो किस में प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। The nucleus is made up of protons and neutrons, positively charged because of the protons, क्योंकि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन ही है जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, इसलिए न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स। डेंस, इट कंटेन्स नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम इन अ टाइनी स्पेस। जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही डेंस होता है, क्योंकि बहुत ही छोटी जगह में ये ऑलमोस्ट एटम का सारा मास कवर अप करके रखता है, ठीक है। मास नंबर हम तभी तो कैलकुलेट करते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू इट्स मास ऑफ एटम, ठीक है। तो न्यूक्लियस में ही एटम का मास प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्मॉल एंड लाइट। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे और हल्के होते हैं और नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एबल टू बी लॉस्ट और गेन इन केमिकल रिएक्शन, और कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होते हैं, कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। फाउंड थिनली स्प्रेड अराउंड द आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस ऑर्बिटिंग इन लेयर्स कॉल्ड शेल्स। और न्यूक्लियस के चारों ओर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। एक थिन लेयर होती है जहाँ ये मूव अराउंड करते रहते हैं न्यूक्लियस के। देखो इफ़ वी सी द साइज एंड चार्ज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो द थ्री पार्टिकल्स आर डिफरेंट इन साइज एंड चार्ज। जो न्यूट्रॉन होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता, और ये क्या होते हैं, सबसे लार्जेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, सबसे बड़ा साइज इन्हीं का होता है। दे आर रफली द साइज ऑफ बोथ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करके देखें तो रफली साइज बनता है न्यूट्रॉन का, ठीक है। और प्रोटॉन आर स्लाइटली स्मॉलर। प्रोटॉन क्या होता है, बस बहुत ही हल्का सा ही छोटा होता है, ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन साइज में। पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन्स इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल एंड कैरी अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्लाइटली ही डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो लार्जेस्ट होते हैं। अब देखो अब इनका सिंबल, इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। अगर रिलेटिव चार्ज देखें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है -1, प्रोटॉन +1, न्यूट्रॉन 0। इफ़ वी सी द मास, रिलेटिव मास, अगर किलोग्राम में देखें तो इधर देखो साइड में 1.67 इंटू 10⁻⁻27 चार्ज होता है प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻27। दोनों का मास क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखो कितना होता है, 9.11 इंटू 10⁻⁻³
31 ये इसका मास होता है इलेक्ट्रॉन का। चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज क्या होगा, सेम होगा, बस क्या चेंज होगा, इसको प्रोटॉन को प्लस से डिनोट करेंगे और इलेक्ट्रॉन को माइनस से डिनोट करेंगे। क्या चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है, याद करना है। व्हाट इज अ प्रोटॉन? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड विद एन एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पाए जाने वाला पॉजिटिव चार्ज का जो पार्टिकल होता है उसे ही प्रोटॉन कहते हैं। इसको किसने डिस्कवर करा था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में डिस्कवर्ड किया था। द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन एटम है, उसमें एक ही प्रोटॉन होता है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, इसी तरह कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 6। द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज स्लाइटली लेस देन द मास ऑफ द न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन का जो मास होता है वो न्यूट्रॉन से स्लाइटली ही कम होता है, तो ऑलमोस्ट सेम होता है। व्हाट इज़ द न्यूट्रॉन? अनचार्ज पार्टिकल, यानी जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, ऐसा पार्टिकल क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन कहलाता है। किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने इन 1932। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर एज न्यूक्लियॉन्स। देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को टुगेदर यानी साथ में क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द हायर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे एटम में, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन। जे थॉम्सन वॉज फर्स्ट टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इन द ईयर 1897। यानी किसने डिस्कवर किया? जे थॉम्सन ने सबसे पहले अपने प्लम पुडिंग मॉडल में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया था। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और कहाँ होते हैं? शेल्स में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर। इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। और इलेक्ट्रॉन ही क्या डिसाइड करते हैं? किसी एटम की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। Our next topic is discovery of an electron. देखो, इलेक्ट्रॉन को कैसे खोजा गया। देखो, एन इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका क्या नाम था? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब इज़ मेड ऑफ ग्लास। जो कैथोड रे ट्यूब ली गई जो कि किसकी बनी हुई थी? ग्लास की बनी हुई थी, जिसमें 2 थिन पीसेज ऑफ मेटल लगे हुए थे जिनको हमने क्या कहा गया? इलेक्ट्रोड कहा गया, जिसमें सील्ड इट, जो कि एक बंद ग्लास ट्यूब थी। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैस कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड अ वेरी हाई वोल्टेज। जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यानी जब इलेक्ट्रिसिटी दी गई इस ग्लास ट्यूब में, तो ये किस पे दी गई? देखो, एक वेरी लो प्रेशर पे और बहुत ही हाई वोल्टेज पे दी गई। तो फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया? द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेज कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन। और जो डिफरेंट गैसेज थे जो ग्लास ट्यूब में आपकी जो डिफरेंट गैसेज प्रेजेंट थी उनको कैसे एडजस्ट किया गया? बाय इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन के थ्रू उनको एडजस्ट किया गया। व्हेन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड। और जब जितना सफिशिएंट यानी जितना चाहिए था उतना हाई वोल्टेज जब इलेक्ट्रोड्स के थ्रू पास किया गया, द करंट स्टार्ट्स टू फ्लो। तो क्या हो गया? करंट स्टार्ट हो गया, फ्लो करना स्टार्ट हो गया थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव वन। तो जो 2 इलेक्ट्रोड थे हमारे, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो क्या हुआ? जो मेटल के पार्टिकल्स थे वो कहाँ से? नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगे। तो दीज रेज, तो ये जो रेज निकली हैं इलेक्ट्रोड नेगेटिवली इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, इन्हीं रेज को क्या कहा गया? कैथोड रेज कहा गया या कैथोड रे पार्टिकल्स बोला गया। जो पार्टिकल कहाँ से? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे थे, उनको कैथोड रे पार्टिकल्स बोला गया या कैथोड रेज बोला गया। द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वॉज फर्दर चेक बाय मेकिंग अ होल इन द एनोड। और इसको कैसे चेक किया गया? एनोड में एक होल करके फिर हमने चेक किया। एंड कोस्टिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड विद फॉस्फोरेसेंट मटेरियल विद कॉल्ड जिंक सल्फाइड कोटिंग।
और किससे हमने इसको पता करा कि जो एनोड था उस पर हमने किसकी कोटिंग करी, जिंक सल्फाइड की, जो कि क्या है, एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है। फॉस्फोरेसेंट मटेरियल क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिस पे हम क्या करें, अगर लाइट थ्रो करें तो वो क्या करता है, रेडिएशन स्प्रेड करने लग जाता है। तो जिंक सल्फाइड ऐसा ही फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है। तो उससे भी हमने किस पता करा कि क्या हो रहा है, जो कैथोड्स यानी जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उससे क्या हो रहा है, एनोड पे ही क्या आ रहे हैं, सारे पार्टिकल्स उसी तरफ मूव कर रहे हैं। और ब्रिंग स्पॉट ऑन द कोटिंग इज डेवलप्ड, तो इसी से क्या हो गया, जो ये जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी उस पर क्या हो गया, एक ब्लैक स्पॉट भी बन गया इसी वजह से। तो देखो रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट्स देखो क्या क्या रिजल्ट्स मिले। द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स द एनोड, कि जो कैथोड रेज होती हैं वो हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ ही मूव करती हैं। दीज रेज वर नॉट विजिबल, ये रेज हमें दिखाई नहीं देती हैं। देयर बिहेवियर कुड बी ऑब्जर्व, सिर्फ उनका हम बिहेवियर ही नोट कर सकते हैं कि भाई ये इधर से यहाँ कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, और क्या क्या हम सिर्फ बिहेवियर ही नोट कर पा रहे हैं। विद अ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल कॉल्ड फ्लुओरेसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, जो जिंक सल्फाइड था हमारा फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, जिससे उसी से हमें क्या मिल रहा था कि जो कैथोड रेज से ही क्या हो रही है, एनोड कैथोड से ही जो कैथोड रेज हैं वो एनोड की ओर मूव कर रही हैं। क्यों, क्योंकि जो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल था हमारा जिंक सल्फाइड उस पर एक ब्लैक स्पॉट बन गया था। तो इससे पता चलता है कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस, अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जो आपके ग्लास ट्यूब है उसमें से हटा दिया जाए तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ये स्ट्रेट लाइंस में मूव करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, और अगर इलेक्ट्रिकल और या मैग्नेटिक फील्ड में से कोई एक रखा जाए तो क्या होगा, द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, कि भी जो 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 एक्सपेक्ट होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से वही बिहेवियर शो करने लग जाती हैं। सजेस्टिंग दैट कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड ग्लास ट्यूब में अप्लाई करने पर यह हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चला। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल, यानी जो कैथोड रेज की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो किसी भी जो ग्लास ट्यूब में जो मटेरियल है उस पर डिपेंड नहीं करती है। नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब, जो भी जिस भी नेचर की गैस प्रेजेंट है ट्यूब में उस पर डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो द मेजर ऑफ मास रेशियो ऑफ एन electrical charge to the mass of an electron by using the cathode rays discharge tube and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electrons, को हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। द मास रेशियो ऑफ जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसका मास रेशियो अपॉन इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो उसको हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, उसको अप्लाई करने पर हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन, देखो जो पाथ है वो किस किस पे डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो देखो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, की पार्टिकल पर जो नेगेटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज है पार्टिकल पे उसका मैग्नीट्यूड और किस ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल, किस द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल, कि भी जितना मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का होगा ज़्यादा पार्टिकल का उतना ही उस पार्टिकल प्रेजेंट चार्ज का भी मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा, और ग्रेटर इज़ द इंटरेक्शन, और उतना ही ज़्यादा इंटरेक्शन होगा विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर उतना ही ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे पार्टिकल्स मूव करेंगे ग्लास ट्यूब में, एंड दस ग्रेटर इज़ द डिफ्लेक्शन, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा डिफ्लेक्शन होगा।
द मास ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल का मास है वो क्या होता है, लाइटर द पार्टिकल, पार्टिकल से ज़्यादा हल्का होता है, ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर मास क्या होगा पार्टिकल का, क्या होगा, अगर ज़्यादा होगा, भारी वेट होगा, पार्टिकल ज़्यादा हैवी होगा, तो क्या होगा, जो पार्टिकल होगा वो भारी होगा, और क्या होगा, डिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक है। The strength of the electrical and magnetic field, the deflection of electrons from its original path increases with the increase in the voltage across the path electrodes or the strength of the magnetic field. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि भी जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, उतने ही वो अपने क्या करेंगे, ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है। देखो, व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब सिर्फ हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ही अप्लाइड करेंगे, तो क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, वो अपने पाथ से भटक जाएंगे, एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट ए, कैथोड रे ट्यूब को एक ए पॉइंट पे हिट करेंगे। व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट सी, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो सी पॉइंट पे हिट करेंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, व्हेन देन बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब दोनों ही हम फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक, तो क्या होगा, इट इज़ पॉसिबल टू ब्रिंग देम बैक एंड इलेक्ट्रॉन्स गो एंड हिट द स्क्रीन एट पॉइंट बी, और उससे हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, ई अपॉन एम ई, इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, आप देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कैसे डिस्कवर किया गया। इलेक्ट्रॉन्स का तो हमें पता चल गया कि कैथोड रे की जो ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, उससे हमें पता चल गया कि जो गैस के जो पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे थे, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे थे, और उन्हीं पार्टिकल्स को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज थे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, इसीलिए उनको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। अब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रेज ट्यूब, वही जो कैथोड रे ट्यूब थी उसी में क्या करा हमने, मॉडिफिकेशन करा, और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट, यानी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करा, तो क्या हुआ, टू द डिस्कवरी, उसी से हमें क्या पता चला, उसी डिस्कवरी से हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे थे, यानी जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे वो एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे थे, तो उसी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, उसी एक्सपेरिमेंट को जो हमने री एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्हीं जो एनोड से जो रेज निकल रही थी, उन्हीं को हमने क्या कहा, फिर कैनाल रेज कहा। ठीक है। उसी एक्सपेरिमेंट को हमने रीडिस्कवर करा, तो जो उस एनोड से यानी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से जो जो पार्टिकल्स थ्रो हो रहे थे या मूव कर रहे थे, उन्हें हमने क्या कहा, कैनाल रेज बोला, और इन्हीं पॉजिटिवली पार्टिकल्स को फर्दर क्या कहा गया, प्रोटॉन्स कहा गया। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज रेज आर, इन रेज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं। Unlike cathode rays, the positively charged particles depend upon the nature of gas. जैसे कि कैथोड रेज किसी भी गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, पर क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कैनाल रेज होती हैं, वो करती हैं, डिपेंड करती हैं, किसी भी गैस के नेचर पे डिपेंड करती हैं, जो कि कैथोड रे ट्यूब में प्रेजेंट हो। दीज गैसेज आर सिंपली पॉजिटिवली चार्ज आयंस, क्योंकि इन गैसेज में क्या होता है, सिंपली पॉजिटिव चार्ज आयंस प्रेजेंट होते हैं। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स इज फाउंड टू डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट। ठीक है, जो चार्ज मास रेशियो होता है पार्टिकल का, वो किस पर डिपेंड होता है, गैस पे डिपेंड होता है, जो कि जिससे कि वो ओरिजिनेट होते हैं, उस गैस पे वो डिपेंड करते हैं। Some of the positively charged particles carry a multiple of the fundamental unit of electrical charge. कि जो कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो क्या कैरी करते हैं, मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर
इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया था कि जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं या ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। The smallest and lightest positive ion was obtained from hydrogen and was called the proton। देखो जो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन हमें जो एक्सपेरिमेंट से मिला वो हमने किस गैस से प्राप्त किया, हाइड्रोजन से मिला हमें, और इसी को हमने क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा। हाइड्रोजन से जो हमें पॉजिटिव आयन जो एक्सपेरिमेंट में शो हुए उन्हें ही क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन नाम दिया गया। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, देखो न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया, चैडविक ने। चैडविक फेल्ट दैट बाय बॉम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स, उन्होंने क्या ली, एक बेरिलियम की शीट ली, छोटी सी चद्दर ली, मेटल की चद्दर नहीं होती एक, तो उन्होंने क्या ली, वैसे ही बेरिलियम की एक शीट ली और उस पर क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो किया, है ना। When electrically neutral particles having a mass slightly greater than that of the protons was emitted। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो जब when electrically neutral particles having mass slightly greater than that of the protons was emitted, तो जो न्यूट्रल पार्टिकल्स थे वो क्या थे, उनका मास ज़्यादा था, प्रोटॉन जो उन पे थ्रो किए गए, अल्फा पार्टिकल्स जो उन पे थ्रो किए गए उनसे क्या था, जो न्यूट्रल पार्टिकल्स प्रेजेंट थे उनका मास ज़्यादा था, तो ही नेम्ड दीज न्यूट्रल पार्टिकल्स एज न्यूट्रॉन्स। तो इन्हीं न्यूट्रल पार्टिकल्स का नाम चैडविक ने क्या दिया, न्यूट्रॉन्स दिया। दस दिस डिस्कवरी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी हमारे केमिस्ट्री की। देखो फिर आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कुछ एटॉमिक मॉडल्स हमने पढ़े, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड, बोर का मॉडल, और अब तो नया मॉडल आ गया है, नया एटॉमिक थ्योरी आ गई, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में थॉमसन और रदरफोर्ड का अच्छे से पढ़ लिया होगा, फिर भी हम एक रिव्यू कर लेते हैं। चलो, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, देखो थॉमसन्स मॉडल क्या कहता है, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, कि भी जो एक ये क्या होता है, एक मिठाई जो आपने देखा होगा, लड्डू देखा होगा, पीली पीली बूंदी वाला लड्डू, तो जिसमें पीली पीली बूंदी क्या होती है, ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें जो लाल लाल बूंदी होती हैं दैट आर योर, जो पीली पीली बूंदी होती हैं दैट आर ऑल पॉजिटिवली चार्ज एरिया, और जो लाल लाल जो बूंदी होती हैं दैट आर योर ऑल इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम वाज इन स्फेरिकल इन शेप, एटम क्या होता है, गोल शेप का होता है, और उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो फैले रहते हैं, एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बीच बीच में। तो हैंस इट वाज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और इसीलिए वो ये क्या एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव भी चार्ज भी प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, तो बहुत क्या हो गया, इन दोनों ने मिलकर एटम को क्या बना दिया, न्यूट्रल बना दिया। इट्स ऑब्जर्वेशन क्लाउड बी कॉल्ड एज अ प्लम पुडिंग मॉडल और अ वाटरमेलन, इसको एक वाटरमेलन की तरह भी देख सकते हैं, कि जो वाटरमेलन का रेड रेड एरिया होता है दैट इज़ ऑल पॉजिटिवली चार्ज, और जो बीज होते हैं आपके ब्लैक ब्लैक वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज एरिया होता है, ठीक है। तो ये आपका थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग था। फिर आया हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड वाज द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था। इसमें क्या था, ए स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल, बहुत ही हाई एनर्जी के अल्फा पार्टिकल्स थे जो क्या थे, फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स, कोई एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, उससे क्या किया हमने, अल्फा पार्टिकल्स थ्रो किए किस पर, एक गोल्ड मेटल की एक चादर ले ली, फॉइल ले ली, बहुत ही फॉइल कितनी पतली होती है, फॉइल पेपर देखा है आपने, तो वैसा ही फॉइल पेपर जो कि बहुत ही पतला होता है, बस गोल्ड मेटल की एक फॉइल ले ली हमने, और इस पर क्या किया, रेडियो एक्टिव सोर्स से हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स थ्रो किए। तो फिर क्या हुआ, देखो क्या देखने को मिला, द थिन फॉइल हैड अ सर्कुलर फ्लोरेसेंट, और इसी गोल्ड फॉइल पर क्या था, एक सर्कुलर गोलाई में फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट, एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग भी की हुई थी। जिंक सल्फाइड क्या आपका एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, जिस पर हम लाइट थ्रो करते हैं तो क्या करता है, रेडिएशन निकलते हैं, फिर उससे हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर क्या किया, लाइट थ्रो की, और वो क्या करता है, रेडिएशन एमिट करने लग जाता है, ठीक है।
तो इसी को क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल। ऐसा मटेरियल जिस पर लाइट थ्रो करने से वो रेडिएशन थ्रो करने लग जाता है। तो हमने जो गोल्ड फॉइल ली उस पर क्या किया, जिंक सल्फाइड की हमने क्या करी, कोटिंग कर दी। अब हमने रेडियो एक्टिव सोर्स से क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स थ्रो किए। तो वेन एवर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रक द स्क्रीन अ टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट वॉज प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट। तो जब जब हमने अल्फा पार्टिकल्स थ्रो किए तो क्या हुआ, अ टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट, एक लाइट का एक फ्लैश हमें दिखाई दिया एक पॉइंट पे। तो देखो क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली फिर हमें। देखो पहले तो हमने क्या, तीन चीज़ें पता चली कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, इजीली पास हो गए, उस गोल्ड फॉइल को पार कर गए अच्छे से, वो बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हुए। और स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, एक बहुत ही छोटा फ्रैक्शन अल्फा पार्टिकल का क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, है ना, फ्रॉम द स्मॉल एंगल्स, बहुत ही एक छोटा सा एंगल बनाते हुए क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, वापस जो गोल्ड फॉइल थे उसको उससे टकरा कर वापस आ गए, वो उसको पार नहीं कर पाए, ठीक है। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in 20,000, यानी 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो क्या होता है, वो 180 डिग्री से वापस बाउंस बैक कर जाता है, यानी वापस जिस रास्ते से वो गया था उसी रास्ते से वो वापस आ गया। कितना, 20,000 में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो वापस आ गया, बाउंस बैक हो गया। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि जो मोस्टली अल्फा पार्टिकल जो क्या हो गए थे, पास कर गए थे गोल्ड फॉइल को, तो उससे पता चलता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या है, एक एम्प्टी स्पेस है, यानी उसमें बहुत सारी खाली जगह है ना। और जो बहुत सारे स्मॉल फ्रैक्शन में जो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए थे कुछ एंगल बनाते हुए, तो उससे क्या पता चला हमें, और फ्यूली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू एनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स शोइंग द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम। भी जो एटम का न्यूक्लियस है उसमें क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, इसी वजह से क्या हुआ, वो क्या कर गए, डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, उससे पॉजिटिव चार्ज से टकरा कर क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। द पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कंसनट्रेट इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है कि उस बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में ही प्रेजेंट है आपके न्यूक्लियस में। तो एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो क्या हो गया, वो एक अल्फा पार्टिकल 20,000 पार्टिकल्स में से एक ऐसा था जो उस पॉजिटिव चार्ज से टकरा कर क्या हो गया, वापस डिफ्लेक्ट हो गया, वापस उसी रास्ते से वापस आ गया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम वॉल्यूम का प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस क्या है, बहुत ही एम्प्टी स्पेस, यानी खाली जगह ज़्यादा है न्यूक्लियस में। द पॉजिटिव चार्ज, देखो क्या कंक्लूजन्स निकले, द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वॉज डेंसली कंसनट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। जो पॉजिटिव चार्ज है या जो मास है एटम का वो बहुत ही छोटे एरिया में, बहुत ही छोटे एरिया में प्रेजेंट है एटम के, बहुत ही स्मॉल पार्ट में, ठीक है। तभी तो एक अल्फा पार्टिकल सेंटर में, जो एक अल्फा पार्टिकल 1 में से 20,000 में से 1 ऐसा एक अल्फा पार्टिकल था जो कि क्योंकि सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो उससे टकराकर वो अल्फा पार्टिकल जो खुद पॉजिटिव चार्ज का होता है, तो रिपल्शन के कारण क्या हो गया, वापस अपने रास्ते से वापस आ गया था। आपका पढ़ा हुआ है तो यू वेल अंडरस्टूड दिस। तो द कंसनट्रेटेड रीजन वॉज कॉल्ड न्यूक्लियस, इसी रीजन को क्या कहा गया, न्यूक्लियस। The nucleus was surrounded by electrons moving in a very high speed in circular paths called orbits। और जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड करते हैं बहुत ही हाई स्पीड में सर्कुलर पाथ में। और किस में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिट्स में। इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देखो रदरफोर्ड मॉडल से हमें क्या पता चला कि यही इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो न्यूक्लियस से किस फोर्स से बंधे रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे रहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर मैं देखो ये कोई गोला है और ये सेंटर है, ठीक है, तो ये सेंटर से क्या होता है, एक फोर्स हमें यहाँ से इसकी तरफ लग रहा है, देखो ठीक है, इसका जो ये सर्कुलर पाथ है यहाँ पे जो एक फोर्स है वो क्या हो रहा है,
ये सेंटर की तरफ हमें खींच रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। एक पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है और एक पार्टिकल आपका इस पाथ पे प्रेजेंट है, तो ये जो सेंटर में जो पार्टिकल प्रेजेंट है ये क्या कर रहा है, एक फोर्स ये इस बाहर वाले पे लगा रहा है और अपनी तरफ इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो न्यूक्लियस में भी ऐसा ही होता है, ये हमारा न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसके चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड करते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। यही पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और जिस अट्रैक्शन फोर्स से ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसी को क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने यही कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्टेड होते हैं और इसी वजह से इससे बाइंडेड रहते हैं, बंधे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और टॉपिक इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे दैट इज़ योर एटॉमिक नंबर। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक नंबर। आता है सबको, जैसे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, इसी तरह कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इन अ न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को टुगेदर क्या कहते हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं एक साथ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज योर मास नंबर। देखो आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स। Isobars and isotopes. Isobars are elements having the same mass number but different atomic number. ठीक है, ऐसे एटम्स जिनका क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, सेम होता है पर एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आर्गन 18 है, 18 एटॉमिक नंबर है इसका और मास कितना है 40। इसी तरह पोटेशियम 19 एटॉमिक नंबर, मास कितना 40। इसी तरह कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मास कितना 40। तो इनकी क्या है, एटॉमिक नंबर तो क्या है डिफरेंट पर मास क्या है सेम, मास नंबर इज सेम। तो दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स। आइसोटॉप क्या होते हैं, द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, भी जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम पर मास नंबर क्या होता है डिफरेंट। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स पढ़े हुए हैं आपके, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, भी इनमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उसी के अकॉर्डिंग इनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन होती है। तो इसीलिए क्या होता है, देयरफॉर दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सिमिलर केमिकल बिहेवियर। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही क्या होता है हमारे नंबर ऑफ एटॉमिक मतलब इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और हाइड्रोजन के एटॉमिक तीनों आइसोटॉप्स के क्या होते हैं एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अगर हम इसका ड्रॉबैक देखें कि भी रदरफोर्ड क्या नहीं समझा पाया, तो ई कैड नॉट एक्सप्लेन द ग्रेविटेशनल फोर्स इन नेचर, कि भी जो नेचर में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होता है वो एटम पे कैसे अप्लाई होता है वो नहीं समझा पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन प्लानिटरी मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, कि भी ग्रेविटी के होने के बाद भी एक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लग रहा है न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर, वो कैसे बंधे हुए हैं एक दूसरे से, ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट डिड नॉट एक्सप्लेन मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रॉपर्टी। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रॉपर्टी जो हम आगे पढ़ेंगे वो भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। He could not explain quantum mechanics as a whole, और क्वांटम मैकेनिक्स जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो भी वो अच्छे से नहीं समझाया पाया। उसके बाद क्या आई, बोर्स एटॉमिक मॉडल थ्योरी आई आपकी, जो उन्होंने रदरफोर्ड को ही मॉडल को क्या किया और इवेलुएट करके बताया। नील्स बोर प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक मॉडल रिटेनिंग द बेसिक आइडिया ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। उन्होंने रदरफोर्ड के ही आइडिया को लेते हुए क्या करा, अपने कुछ और नियम बताए, कुछ और रूल्स बताए कि भी जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एक डेफिनेट क्लोज सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और जहाँ ये रहते हैं उसको क्या कहते हैं ऑर्बिट्स करते हैं। ऑर्बिट्स में रहते हुए ये क्या करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ईच ऑर्बिट इज़ एसोसिएटेड विद द डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, और हर ऑर्बिट की क्या होती है एक डेफिनेट एनर्जी होती है। इसीलिए
वो जो ऑर्बिट जिस लेवल पे प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, देखो n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1, एक एनर्जी लेवल ये हो गया, n इक्वल्स टू 2, ये एक एनर्जी लेवल ये हो गया आपका, और n इक्वल्स टू 3, एक एनर्जी लेवल आपका ये हो गया। ठीक है, तो इन्हीं एनर्जी लेवल्स में क्या होते हैं, ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या होता है, एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। दीज ऑर्बिटर्स और एनर्जी लेवल्स आर नंबर्ड 1 2 3 4, और इन्हीं को क्या नाम दिया गया, KLM शेल्स नाम दिया गया। ठीक है, फ्रॉम इनसाइड टू ऑनवर्ड्स, और इनकी एनर्जी क्या होती है, अंदर से बाहर की तरफ आने पर क्या होती है, एनर्जी बढ़ती जाती है। बिगर द ऑर्बिट, जितना बड़ा ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अंदर से बाहर आने पर क्या होती है, एनर्जी कम होती जाती है, क्योंकि अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, टाइटली बाउंड होगा और उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसलिए अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की बजाय। इसीलिए क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, वो इजीली डोनेट किए जा सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ बोर, देखो इसकी क्या लिमिटेशन रही बोर एटॉमिक मॉडल की। द बोर एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, भाई जिस एटम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था उसी के लिए ये एटॉमिक मॉडल इजीली अप्लाई हो रहा था, उसी को ये एक्सप्लेन कर पा रहा था। द मॉडल प्रोवाइड्स एन इनकरेक्ट वैल्यू फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कि वो एक इनकरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था, इससे पता नहीं चल रहा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, अच्छे से पता नहीं कर पा रहा था कि जो ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे गोल गोल मूव कर रहे हैं, तो एक एंगुलर मोमेंटम बनना चाहिए, तो अच्छे से इस वैल्यू को करेक्ट नहीं कर पा रहा था। इट डज नॉट प्रेडिक्ट द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, और स्पेक्ट्रल लाइंस को भी वो अच्छे से रिलेट नहीं कर पा रहा था, डिफाइन नहीं कर पा रहा था। द बोर मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर एंड हाइपर फाइन स्ट्रक्चर इन स्पेक्ट्रल लाइंस, जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, आगे और जो स्पेक्ट्रा बनता है उसमें क्या करती हैं, वो और ज़्यादा डेविएट हो जाती हैं, और ज़्यादा लाइंस में बट जाती हैं, तो बोर मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। It violates the Heisenberg uncertainty principle because it considers electrons to have both a known radius and orbit. तो हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है हमारा, उसको भी ये फॉलो नहीं कर पाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। और ये हमारा स्टार्क और जीमान इफेक्ट जो भी कि आपका पढ़ा हुआ होगा, स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट। ठीक है, जो जीमान इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होने पर क्या होता है, जीमान इफेक्ट होता है, और शायद मैग्नेटिक फील्ड होने पर आपका स्टार्क इफेक्ट होता है, तो वो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, जिसमें क्या होती है, स्पेक्ट्रल लाइंस डेविएट हो जाती हैं, एक से बहुत सारी लाइंस में कन्वर्ट हो जाती ना, तो उसी इफेक्ट को कहते हैं स्टार्क और जीमान इफेक्ट। एक पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है और एक पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है, हम आगे इसको और भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हमने देखो कि एटॉमिक मॉडल्स पढ़े तरह तरह के। सबसे पहले हमारा कौन आया, डेमोक्रिटस आया, एंड ही प्रपोज दैट मैटर कुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस फॉर वे, कि जो मैटर होता है वो अपने छोटे पीसेस में हम उसको डिवाइड ही नहीं कर सकते। ही क्लेम दैट मैटर वॉज मेड ऑफ स्मॉल हार्ड पार्टिकल्स, कि मैटर जो है उसने क्लेम भी किया कि जो मैटर है वो छोटे एटम, जो छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको उसने एटम कहा, उसमें डिवाइडेड होता है, पर ये ज़्यादा समझा नहीं पाया। फिर हमारी जो सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी आई वो किसने दी, डॉल्टन ने दी, और उसने एटॉमिक थ्योरी में क्या समझाया, ही डॉल्टन व्यूज एटम एज टाइनी सॉलिड बॉल, और एटम को उसने क्या कहा, टाइनी सॉलिड बॉल का। फिर थॉमसन का मॉडल आया, ही शोड दैट द एटम वाज मेड ऑफ इवन स्मॉलर थिंग, कि जो एटम है उसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकता है। हिज एटॉमिक मॉडल वॉज नोन एज रेजिन बर्न मॉडल, और उसके एटॉमिक मॉडल को क्या कहा गया, प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया, वाटरमेलन बोला गया, रेजिन बर्न मॉडल बोला गया, चॉकलेट चिप्स मॉडल बोला गया। ठीक है, बहुत सारे नाम दिए गए। और उसने क्या बताया कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं एटम में।
उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया एंड ही डिस्कवर्ड प्रोटॉन्स एंड द न्यूक्लियस, और इन्होंने क्या किया, प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया और इन्होंने ही बताया कि एटम में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ही शोड दैट एटम्स, जो एटम होते हैं उसमें क्या होता है, पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं बीच में, किसमें, न्यूक्लियस में, एंड आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस, और जो ये जो सेंटर की जो जगह है वो क्या होती है, मोस्टली एम्प्टी होती है, खाली होती है। फिर हमारा बोर का मॉडल आया जिन्होंने रदरफोर्ड के ही मॉडल को क्या किया और डिफाइन किया, एंड ही इम्प्रूव्ड ऑन रदरफोर्ड्स मॉडल। ही प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस, और इन्होंने क्या प्रपोज किया कि जो न्यूक्लियस है जिसमें वो प्रोटॉन प्रेजेंट हैं और उसके चारों ओर क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया बाद में, वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। फिर चैडविक आया, इन्होंने क्या किया, ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स। वर्किंग विद रदरफोर्ड ही डिस्कवर्ड पार्टिकल्स विद नो चार्ज, दीज पार्टिकल्स वाज कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। उसके बाद हमारी क्या आती है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आती है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से हमें क्या पता चलता है कि भाई 1920 के बाद कितना चेंज हुआ है हमारे इस मॉडल में, वो हम आगे पढ़ेंगे। द न्यू एटॉमिक मॉडल हैज़ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्लाउड, की जो न्यूक्लियस के चारों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे एरिया में एक क्लाउड फॉर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा रिवॉल्व अराउंड करते हैं और एक क्लाउड के फॉर्म में रिवॉल्व अराउंड करते हैं, जो कि हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर द चैप्टर टुडे इन आवर लेक्चर। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको और अच्छे से समझेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। सो थैंक यू, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग and stay with Step Up Academy, the clear vision to study. 41 minutes.